वेलकम टू एनजे लॉ क्लासेस। एनजे लॉ क्लासेस आज आपके लिए जो एक नया टॉपिक लेके आई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम सेक्शन 2H देखें, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 2H में हम पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। अंडरलाइन कीजिएगा, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबल बाय लॉ इसका मतलब ये होगा कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम यही डेफिनेशन को तोड़े तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। हाउ एग्रीमेंट इज फॉर्म, हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीमेंट फॉर्म कैसे होता है, किस फॉर्म में एग्रीमेंट होता है, किस तरीके से होता है। सपोज करिए एक प्रपोजर है, एक प्रोमिसर, एक प्रपोजल करता है, एक पर्सन है प्रपोजल करता है कि वो अपनी बाइक जो है 10,000 रुपए में बी को बेचना चाहता है। ए प्रपोजेज टू सेल हिज बाइक। ए बी को सेल करना चाहता है बाइक अपनी कितने रुपए में, 10,000 रुपए में सपोज। ठीक है, 10,000 रुपीज में ए जो है अपनी बाइक बी को सेल करना चाहता है, वो जो है ऑफर करता है। ठीक है, किसको ऑफर करता है, बी को। बी को जो है लेटर, सपोज करिए लेटर के थ्रू करता है। लेटर 1 जनवरी 2025 को लेटर पोस्ट ऑफिस रखता है। उसके बाद 5 जनवरी को बी को मिलता है, 5 जनवरी उसको देखता है, 5 जनवरी में बी 2025 को जब मिलता है कहना ओके 10,000 रुपए में बाइक बुरी नहीं है, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पर जब ए ने जो चीज बोली दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। ये जो यहाँ पर है जो ए ने कहा, सपोज करिए ए ने जो है कहा, तो क्या हुआ, ए ने जो कहा दैट इज प्रपोजल। और बी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले, सपोज 5 जनवरी को उसको मिला, 5 जनवरी को मिलने के बाद 10 जनवरी को उसने भी एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। तो अब जो एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा दैट इज प्रपोजल, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रपोजल होगा, प्रपोजल के से क्या आएगा, इसको जो प्रपोजल करेगा प्रोमिसर कहेंगे, इसको प्रोमिस ही कहेंगे। प्रपोजल से आएगी प्रॉमिस, अब वो प्रॉमिस करता है बेचने की, बाइक बेचने की, तो क्या होगी प्रॉमिस। अब अगर 10,000 रुपए में बेच रहा है तो 10,000 कौन देगा, बी देगा। तो बी की तरफ से आएगा कंसीडरेशन। ठीक है, क्या आएगा, कंसीडरेशन। तो यहां पर अगर कहें प्रॉमिस प्लस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉमिस प्रपोजल की तरफ से आता है, प्रपोजर की तरफ से आता है, प्रोमिसर की तरफ से आता है, एक्सेप्टर की तरफ, प्रोमिजी की तरफ से क्या आता है, कंसिडरेशन। तो प्रोमिसर की, अब इनके नाम बदल जाएंगे, याद रखिएगा जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो अब एक का नाम हो जाएगा, ए का नाम हो जाएगा प्रोमिसर, बी का नाम हो जाएगा प्रोमिजी। प्रोमिसर की तरफ से प्रोमिस आएगी और प्रोमिजी की तरफ से कंसिडरेशन। तो प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है ना, अब शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम सेक्शन 10 देखें, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या होता है, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखिएगा कि सभी के सभी जो एग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जबकि वाइस वर्सा सही नहीं है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। अंडरलाइन कीजिएगा, फ्री कंसेंट वन ऑफ द एसेंशियल, फ्री कंसेंट होना चाहिए। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या हमने बताया, पहले हमने आपको बताया कैसे एग्रीमेंट फॉर्म होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, हमने एग्रीमेंट आपको बता दिया। एग्रीमेंट कैसे होता है, प्रपोजल होता है, उसके बाद एक्सेप्टर होता है, प्रपोजर का नाम प्रोमिजर है, एक्सेप्टर का नाम प्रोमिजी है, प्रोमिसर की तरफ से प्रोमिस आती है, प्रोमिजी की तरफ से कंसिडरेशन आता है। प्रोमिस और कंसिडरेशन को मिला के एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, हमने यहाँ तक बता दिया। अब आ जाइए ऑफर, जो हमने प्रपोजल किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेप है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है,
इट इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन। याद रखिएगा, कोई भी प्रपोजल लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। यहाँ पर ए जो है बी से कहता है 10,000 में बाइक बेचेगा, ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अगर इसने एक्सेप्ट किया, बी ने अगर एक्सेप्ट किया, आप उसको 10,000 के कंसिडरेशन पर बेचेंगे। विलिंगनेस होनी चाहिए और उसके बाद लीगली ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, अभी हम पढ़ाएंगे क्या होता है सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर एक ऑफर ने, एक पर्सन ने, हमने पीछे कहा कि ए ने जो है बी को ऑफर किया, तो यहाँ देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर। लॉफुल ऑफर था किसकी तरफ से? ए की तरफ से। लॉफुल ऑफर क्या था? 10,000 रुपए में वो सेल कर रहा है अपनी बाइक, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होगा? वो 10,000 रुपए दे दे, कहने लगे सर ठीक है मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ। दैट इज आर रिजल्टिंग इन एग्रीमेंट। अब यहाँ एग्रीमेंट बन जाएंगे। तो यहीं पर आप देखिए, हमने एग्जाम्पल भी वही लिया। ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस विद विद अ डॉलर ऑफ 1 लाख। 1 लाख में जो है बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या हुआ? लॉफुल ऑफर भी हो गया, लॉफुल एक्सेप्टेंस भी हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड सेकंड पार्ट है ऑफर का और एक्सेप्टेंस का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कम्युनिकेट है, ए ने बी को कहा कि हम 1 लाख रुपए, $1 लाख में अपना घर बेचना चाहते हैं, खरीदोगे? तो यहाँ पर कम्युनिकेट हुआ, तो कम्युनिकेट होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद बी ने कंसेंट भी दिया, और कंसेंट भी होनी चाहिए। क्लियर? communication of offer is complete at the moment comes to the knowledge of a person to whom it is made। हमने ये याद रखिए, पीछे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 1 जनवरी 2025 को ऑफर किया, 5 जनवरी 2025 को बी की नॉलेज में आ गया, तो कब कंप्लीट हो गया? जब बी की नॉलेज में आ गया। देखिए, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज मेड। नो पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर अनलेस इट इज मेड टू हिम। याद रखिएगा, कोई पर्सन जो है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फिच वर्सेस स्नेडेकर, यूएस सुप्रीम कोर्ट का है, यूएस सुप्रीम कोर्ट का। फिच वर्सेस स्नेडेकर में क्या क्या होता है कि यहाँ पर भी कहा गया, नो पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर अनलेस इट इज मेड टू हिम। द सेम थिंग एंड द सेम रूलिंग हैज बीन फॉलोड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ जो है, सॉरी, प्रीवी काउंसिल ने जो है उसको फॉलो किया। किस केस में? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो एक जो ऑनर है, घर का ऑनर है, उसका जो एक चाइल्ड है, चाइल्ड जो है मिस हो जाता है। अब चाइल्ड मिसिंग हुआ, तो चाइल्ड जहां पर मिस था, अब उसको जो है, जो ऑनर था, उन्होंने जो है अपने पियोन को कहा, पियोन से कहा कि जाइए आप उसको ढूंढ के लाइए। उसके बाद जो ऑनर थे, ऑनर ने एक प्रपोजल किया और कहा कि जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएंगे हम उनको कंपनसेशन देंगे, हम उनको रिवार्ड देंगे। अब आने के बाद जो है, जो पियोन थे, जो वहाँ पियोन थे, सर्वेंट थे, वो कहने लगे सर हम ढूंढ के लाए, हमको आप कंपनसेशन दीजिए। तो ऑनर ने कहा क्या हमने आपके सामने ऑफर किया था? यही लाइन, नो पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर अनलेस इट इज मेड टू हिम। उनकी प्रेजेंस में नहीं था, उनको नहीं किया गया था, वो जनरल ऑफर नहीं था कि उनको किया गया, ठीक है ना। क्लियर? लालमैन शुक्ला वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, फिच वर्सेस स्नेडेकर एंड लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। अब आ जाइए, हमने पहले कहा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट वाला पार्ट। अब आ जाइए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, सेकंड पार्ट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऐसे नहीं हो जाएगा, सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि सोशल ऑब्लिगेशन और आप उसको इन्फोर्स करा सकते। द पार्टीज मस्ट इंटेंडेड दैट एग्रीमेंट शुड गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। लीगली ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ना कि सोशल ऑब्लिगेशन। अब सपोज करिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे कहें अच्छा आप कभी हमको मिलिएगा तो आप हमको जो है बाहर 100 रुपए वाली चाय पिलवा दीजिएगा। अब आप हमको मिले, हमने आपसे कहा आप चाय पिलवा दीजिए, क्या सर हम तो नहीं पिलवा रहे, हम तो, हमारे पास पैसे ही नहीं है। दैट इज ओनली सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स, जबकि हमने ओरली एग्रीमेंट किया था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप बात। अब आ जाइए, यहीं पर एक बहुत ही लीडिंग केस है। कौन सा केस है? बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट पे। यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है हैप्पीली रह रहे थे। हस्बैंड जो है बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर ने उनको एडवाइस की कि आप जो है बाहर चले जाइए, आपकी हेल्थ सही नहीं है।
वो बाहर चले जाते, वो वाइफ को कहते आप भी यहीं रुको, वाइफ कहते नहीं नहीं, तो वाइफ से कहते ठीक है हर महीना हम आपको कुछ भेजते रहेंगे। अब वाइफ को भेजना बंद कर देते हैं, तो कोर्ट कहती है नहीं ये तो सोशल ओब्लिगेशन है, खाली सोशल ओब्लिगेशन है कि कुछ महीने उन्होंने वैसे प्रॉमिस किया था कि कुछ महीने हम आपको भेजेंगे, उसके बाद नहीं भी भेजे तो द पर्सन इज नॉट बाउंड, पर्सन बाउंड नहीं। तो यहीं पर कहा कि डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं क्योंकि डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस थी। सेकंड केस देखिए, रोज एंड फ्रैंक कॉर्पोरेशन वर्सेस क्रॉम्पटन ब्राउन, 1925 का जजमेंट है। एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली स्टेटेड टू बी नॉन बाइंडिंग कैन नॉट बी, जहां पर पहले ही कह दिया कि वो बाइंडिंग ही नहीं होगा हमारे ऊपर, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए यहाँ पर जब हम सेक्शन 2D पढ़ेंगे तो 2D में आप देखेंगे कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी, प्रोमिसर की डिजायर पर जब प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो कुछ करते हैं या कुछ करने से अपने आप को रोक लेते हैं, समझ गए? सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। यहीं पर उसको जो है लॉफुल कंसिडरेशन कहा जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी की तरफ से आ सकता है और एनी अदर पर्सन। इंग्लिश लॉ में एनी अदर पर्सन से कंसिडरेशन नहीं आता, याद रखिएगा। हमारे यहाँ इंडियन लॉ में प्रोमिसी भी कंसिडरेशन लेके आ सकता है और एनी अदर पर्सन भी। तो यहाँ पर देखिएगा, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्विड प्रो को कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नॉट पास्ट। इंग्लिश लॉ में पास्ट नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पास्ट हो सकता है। सेक्शन 25 क्लॉज 2 में पास्ट हो सकता है, हमारे यहाँ पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है। यहीं पर आप केस देखे चिनैया वर्सेस रमैया, चिनैया वर्सेस रमैया में यही केस आया था कि सर बताइए क्या एनी अदर पर्सन से भी, जो ये हमने हाईलाइट किया, क्या एनी अदर पर्सन भी जो है कंसिडरेशन दे सकता है? दे सकता है। ठीक है, इन चिनैया वर्सेस रमैया में जो है कोर्ट ने कहा एनी अदर पर्सन भी प्रोमिसी हो सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, दुर्गा प्रसाद वर्सी बलदेव। अब दुर्गा प्रसाद वर्सी बलदेव के एट द व्हेन, देखिए आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर इज कंपलसरी। अब यहाँ पर भी जो है बलदेव के केस में कहा एन एक्ट डन विदाउट द प्रोमिसर्स डिजायर, बिना प्रोमिसर की डिजायर के अगर कोई चीज कही है, दैट इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जो है टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है? कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, समझ रहे? तो यहाँ पर देखिए, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। क्या क्या? पहला है पर्टेन्स, पार्टीज मस्ट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल होना चाहिए और कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के अंदर 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मोरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है, हम जब इसको अकेले इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तब बहुत अच्छे से देखेंगे। तो याद रखिएगा कि माइनर्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो होता है, खाली वर्ड नहीं, वर्ड एब इनिशियो मतलब कि फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन शुरुआत से ही वर्ड होता है, जीरो होता है, एब्सोल्युटली वर्ड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड होनी चाहिए। पार्टी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पार्टी इज नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सेक्शन 13 कहता है कंसेंट, कंसेंट कैसी होगी? ठीक है, तो सेक्शन 14 कहता है कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट किसको कहा गया? तो कहा गया कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, अगर वो नहीं ली गई है। कैसे नहीं ली गई? कोवर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से और मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से। समझ गए? तो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा कंसेंसस एट इडम, सेम थिंग इन सेम सेंस। जो आपकी सोच है वही हमारी सोच है, जिस जिस कंसेंसस पे आप एग्रीमेंट में आए उसी में हमने आए। ए ने बी को एग्रीमेंट किया कि हम आपको 10,000 रुपए में बाइक बेचेंगे, तो ये जो बाइक बेच रहे हैं दोनों सेम है, 10,000 में वो लेना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं, कंसेंसस एट इडम है, सेम थिंग इन सेम सेंस है। बट ऐसा जो कंसेंट है वो कोर्जन से नहीं आनी चाहिए, अंडरलाइन कीजिएगा। फ्री कंसेंट नहीं कही जाएगी अगर कोर्जन होगा,
अंडरलाइन कीजिए कोर्जन। कोर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट केस है रंगा निकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी। हम इसको अलग से जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक वाइफ थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनकी बॉडी को क्रिमेट ही नहीं कर रहे थे। वो उनसे जो है कोर्स करके कह रहे थे कि आप हमारा जो हम कह रहे हैं उस बच्चे को अडॉप्ट कीजिए। देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, रिफ्यूजल टू क्रीमेट हस्बैंड्स बॉडी, मना कर रहे थे। तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो इनवैलिड होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन वन पर्सन डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जहां पर एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट करता है तो भी क्या होगा, वहां पर भी इनवैलिड होगा। रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद, इस केस में जो है कोई स्ट्रीजेंसी थी फंड की, लोन बैंक लोन देते थे। यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ परसेंट पर जो लोन है हाई रेट पर लिया, तो कहा दिस इज नॉट अंडी इन्फ्लुएंस, ये अंडी इन्फ्लुएंस नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्रॉड के मामले में देख लीजिए, डेरी वर्सेस पीक लीडिंग केस है, हम फ्रॉड अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट में फ्री कंसेंट बता रहे, तो यहाँ पर समझ लीजिए फ्रॉड और डिफाइंड फ्रॉड एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड नोइंगली, नोइंगली होना चाहिए, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए फ्रॉड में। डेरी वर्सेस पीक लीडिंग है मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, अगर इनसे कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट जो है वैलिड कंसेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए सेक्शन 10 में हमने पढ़े, ये वही हम आपको बता रहे हैं क्या है, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, अगर लॉफुल नहीं है तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, फॉरबिडन होगा। इट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ हो तो अनलॉफुल हो जाएगा। डिफीट द पर्पज ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट, इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल और प्रपोज अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, घेरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास मियाँ का लीडिंग केस है। यहाँ पर जो है घेरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास मियाँ के केस में जो है कहा गया कि एन एग्रीमेंट नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज नॉट इमोरल और इलीगल। कहा कि अगर कोई भी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा वो इमोरल होगा, और इमोरल होगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, और इलीगल होगा, वैलिड नहीं होगा, इट विल नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। घेरूलाल पारिक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो बता रहे हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इन्फोर्सिबल होता है लॉ के द्वारा। हमने वही कहा कि ये जो भी सेल करता है 10,000 रुपए में बाइक, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सिबल, समझ रहे हैं आप, सीज टू बी इन्फोर्सिबल। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू चेंज, अगर सेक्शन 56 पैरा 2 में जो है ये सीज टू बी इन्फोर्सेबल हो जाता है, कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वह ऐसे मामले में जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ठीक है, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय, यही हमने जो अभी बताया, कोई भी अगर कंसेंट है फ्रॉड से, कोर्जन से ली गई है, तो ऐसी जो कंसेंट होगी वो क्या होगी, फ्रॉड कोर्जन के मामले में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा है, फॉरबिडन बाय लॉ सेक्शन 23 में, कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम एक्सेट्रा। अब यहाँ पर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू द टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट्स अगर उनमें है तो भी नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नो प्रॉपर स्टाम्प। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।